डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसक्यू लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ओज़िमेंडियस बाय पीबी शेली। ठीक है, चलें तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं हम आज की पोइम ओज़िमेंडियस बाय पीबी शेली। तो पोइट कहता है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला। हु सेड, जिसने कहा। अब ये जो लाइन्स मैं पढ़ूंगी ये उस मुसाफिर ने कही हैं। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। जिसने बताया, क्या बताया कि पत्थर की दो कुशादा खुली हुई टांगें बगैर धड़ वाली। स्टैंड इन द डेजर्ट, कहाँ पर खड़ी हुई थी? सहरा में। नियर देम ऑन द सैंड, मट्टी में उन्हीं के करीब। हाफ संक, आधा धसा हुआ। शैटर्ड विजेज लाइज, मसक शुदा चेहरा था। शैटर्ड का मतलब होता है मसक शुदा और विजेज का मतलब होता है चेहरा। वूज फ्राउन, जिसके यानी कि क्या थे? तेवरी चढ़ी हुई थी, माथे पर बल थे, तेवरी चढ़ी हुई थी। रिंकल लिप एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। रिंकल कहते हैं शिकनजदा को, बल आए हुए हों, ठीक है। और शिकनजदा होंठ। एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नेयर कहते हैं हकारत को, और हकारत भरा बेरहम हुक्म देने वाला अंदाज। टेल दैट इट्स स्क्लेप्टर वेल दोज पैशंस रीड। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि उसका जो मुजस्मा साज है, ठीक है, स्क्लेप्टर कहते हैं मुजस्मा साज को, कि उसने बादशाह के जज्बात को बखूबी पढ़ा था। विच येट सर्वाइव, जिसने अभी भी बचा कर रखा हुआ था, अभी भी यानी कि बाकी था। स्टैम्प्ड, सब्त हुआ हुआ। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, यानी कि उन बेजान चीज़ों पे ये उसके जो असरात हैं वो अभी भी सब्त हुए हुए थे, स्टैम्प हुए हुए थे। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। ठीक है, अब हैंड दैट मॉक्ड, मॉक का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ की नकल करना, ठीक है। एंड द हार्ट दैट फेड, यानी कि मुजस्मा साज के हाथ की महारत और बादशाह के दिली जज्बात और एहसासात को, ठीक है। जेनिस ने जो नकल किया था वो सारी की सारी चीज़ें अभी भी उस लाइफलेस स्टैचू के ऊपर वाज़े थी, नज़र आ रही थी। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल कहते हैं नीचे वाली बेस को, ठीक है, जिस पर वो पूरे का पूरा स्टैचू खड़ा हुआ था, पाया जो होता है, ठीक है। दीज वर्ड्स अपेयर, ये लफ्ज़ लिखे हुए थे। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, मेरा नाम ओज़िमेंडियस है। किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामों को देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर, माइटी कहते हैं अजीम को। अब वो यहाँ पर अजीम लोगों को चैलेंज कर रहा है कि तुम जो है मेरे कारनामे जो मैंने सरअंजाम दिए हैं, इस तरह के कारनामे सरअंजाम देना तुम्हारे बस का काम नहीं है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी ना बचा। राउंड द डिके, उस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द। ऑफ दैट क्लोजल रैक, उस रैक का मतलब होता है टूटा फूटा हुआ, और क्लोजल का मतलब होता है लंबा ऊंचा कद वाला, ठीक है, अजीम कद वाला। उस टूटे फूटे अजीम कद वाले मुजस्मे के पास बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस का मतलब होता है मतलब जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो, वसी, ठीक है, और बेयर का मतलब होता है बंजर, वसी और बंजर ज़मीन के अलावा। द लॉन एंड लेवल सैंड्स, क्या था? लॉन का, यहाँ पर लॉन का वर्ड यूज़ होगा सुनसान के लिए, सुनसान, और लेवल कहते हैं चटियल को, जैसे एक जैसा होता है चटियल मैदान, चटियल मैदान या सहरा कह लो। स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक फैला हुआ है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोइम की ट्रांसलेशन। अब हम लोग इसको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि पोइट इस पोइम में कहना क्या चाह रहा है, और कौन बंदा है जो पोइट को आके ये बात कर रहा है, और किसके बारे में बात की जा रही है, ये ओज़िमेंडियस है कौन, और ये इतने बड़े बड़े दावे करने वाला बंदा जो है वो हम तक इसकी बात क्यों पहुँचाई गई है। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, हम पोइम को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह पोइम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये पोइम जो बेसिकली एक सोनेट है। अब सोनेट क्या होती है, आप लोगों को इस पोइम को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोनेट किसे कहते हैं। सोनेट जो होती है बेसिकली पोइट्री की एक टाइप है, ठीक है, ऐसी पोइम जो कि 14 लाइंस पर हो। उसमें एक ऑक्टेव होता है, और जो सेकंड जो उसका स्टैंजा होता है वो ससेट होता है। अब ऑक्टेव किसे कहते हैं? ऑक्टेव ऑक्टा से निकला है, मीन्स के 8, ठीक है। ऐसा स्टैंजा जो 8 लाइंस पर कंप्राइज कर रहा होगा उसको हम लोग ऑक्टेव बोलेंगे, और जो 6 लाइंस पर होगा उसको हम ससेट बोलेंगे, ठीक है। अब इन जो गिवन हमारी पोइम दी गई है पीबी शैली की, उसमें जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं वो जो है स्टैचू के फेस और एक्सप्रेशन के बारे में बता रही हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाली 6 लाइन्स हैं वो इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रही हैं, मतलब वो जो पेडिस्टल पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, और वो उस डेजर्ट की कंडीशन को बयान कर रही हैं कि जहाँ पे वो स्टैचू पड़ा हुआ है वो जगह कैसी है, वो डेजर्ट कैसा है, ठीक है ना। अब हम इसके कंटेंट और स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कंटेंट और स्ट्रक्चर की, तो द पोइट कोट्स अ ट्रैवलर, मतलब पोइट ने किसी ट्रैवलर की बात को कोट करके लिखा हुआ है, यानी कि एक ट्रैवलर था। ट्रैवलर कहते हैं मुसाफिर को जो कि एंशंट लैंड्स में गया हुआ था, यानी एंशंट लैंड से यहाँ मुराद है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। अहराम मिस्र
वहाँ जाके उसने कुछ मुजस्मे देखे, वहाँ पे उसने जो है ना सहरा में एक उसको देखा, एक बुत को पड़ा हुआ देखा, यानी कि जो कि बहुत खस्ता हालत का था, टूट फूट का शिकार था। उसने आके पोइट को बताया, ठीक है। पोइट ने अब उसकी वर्ड्स को कोट करके जो है वो लिख दिया, जैसा उसने वहाँ पर देखा वैसा ही पोइट ने क्या किया, अपनी इस पोइम में लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि ओzymandias था कौन और उसका इस तरह से मुजस्मा टूटा फूटा क्यों पड़ा था। तो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि हमें पहली लाइन से पता चला ना कि वो एंशियंट लैंड से आया था, ठीक है। अब एंशियंट लैंड यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट मीन्स मिस्र, ठीक है। अब जब मिस्र से आया है, जब वहाँ पर उसने अहराम मिस्र में जाके यानी कि चीज़ें देखी हैं, तो बेसिकली ओzymandias जो है वो इजिप्टियन फ़ैरो है। अब जो भी इजिप्ट का जो बादशाह होता है ना उसको फ़ैरो बोलते हैं। उसका नाम था रैमसेस II, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका नाम उसको एक अल्टरनेट नेम दिया गया है ओzymandias का। चलें तो अब टाइम वेस्ट के बगैर हम पोइम की थीम की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीबी शैली जो था ना वो रोमांटिक एज का एक पोइट था, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी पोइट था, ठीक है। उसके जो आइडियाज़ थे वो रेडिकल थे और वो रेवोल्यूशन लाना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत सारी इस तरह की पोइट्री लिखी है और ओzymandias भी उन्हीं में से एक है। अब वो ओzymandias के थ्रू जो है ना वो हम तक एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि कोई भी किंग, चाहे उसके कारनामे बड़े हों चाहे छोटे हों, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बंदा, चाहे उसके कारनामे छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो बहुत ग्रेट हो, लेकिन सब का जो आखिर इंजाम है वो क्या है, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उसका आखिर इंजाम क्या है? डेथ, ठीक है। तो ये एक आयरॉनिकल पोइम है विच डिस्क्राइब्स द प्राइड ऑफ मैन एंड मिजरेबल रियलिटी ऑफ हिज लाइफ। मतलब इंसान ज़िंदगी शुरू होने से लेकर आखिर तक कितनी स्ट्रगल करता है, ठीक है, कितना कुछ अचीव करता है, लेकिन एंड उसका क्या है? वही मौत और वही कब्र। मैन बिकम्स प्राउड ऑफ हिज वर्ल्डली सक्सेस एंड थिंक्स दैट ही हैज़ कनकर्ड द वर्ल्ड। अब अगर हमें दुनिया में कोई थोड़ी बहुत तरक्की मिल जाती है या हम किसी चीज़ को फ़तह कर लेते हैं, हम समझते हैं यही हमारा सब कुछ है। नहीं, बेसिकली ये सब कुछ नहीं है। हम इस दुनिया में सिर्फ एक मुसाफिर बन के आए हैं, एक इम्तिहान का है ये हम लोगों के लिए। He forgets the time brings happiness as well as sorrow and death in a great leveler, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता, चाहे ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ चाहे गम आएँ, लेकिन जो डेथ है ना वो एक ग्रेट लेवलर है, वो हर चीज़ को लेवल कर देगी। ऑल फीलिंग द सुपीरियरिटी इन मैन आर ओनली एन इल्यूजन। मतलब इंसान अगर ये कहता है ना कि मैं बरतर हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ महज उसका क्या है, उसकी एक ख्वाब है, एक इल्यूजन है, एक शराब है, ठीक है ना। इल्यूजन कहते हैं शराब को। वो महज एक शराब है कि भी उसकी सुपीरियरिटी का दावा कि भी मैं बरतर हूँ, मैं आला हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो ये जो मैं होती है ना इंसान की, बेसिकली पोइट हमें कहना भी यही चाह रहा है कि वो देखें अब जो फ़ैरो था यानी कि जो ओzymandias था, उसने अपने पेडिस्टल पे लिखवाया हुआ था, माई नेम इज़ ओzymandias, आई एम किंग ऑफ किंग्स। मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, ठीक है। अजीम लोग भी मुझे अगर देखें तो मेरे जैसे कारनामे नहीं सर अंजाम दे सकते, लेकिन उसका आखिर में अंजाम क्या हुआ है उसका, ठीक है। वो एक कटी फटी हालत में जो है वो सहरा में पड़ा हुआ है, उसका कोई वली वारिस नहीं है, जो कि उसने अपना जो मुजस्मा बनवाया था वो खस्ता हाली का शिकार हुआ है। तो बेसिकली पोइट ने जो है ना वो एक आयरनी का यूज़ किया है इस पोइम में। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आप लोगों को अब तक की समझाई हुई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पोइट हमसे कहना क्या चाह रहा है इस पोइम में, बेसिकली थीम क्या है इस पोइम का, इस पोइम का मेन आइडिया क्या है और पोइट जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलें तो टाइम वेस्ट के बगैर हम अपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। रेफरेंस एज़ यूजुअल जो है 2 मार्क्स का होता है, उसमें हम पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखते हैं। चलें तो कॉन्टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। शैली पॉइंट्स आउट द बिटर रियलिटी ऑफ टाइम। अब शैली यहाँ पर हमें टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है, टाइम की एक सख्त हकीकत के बारे में बता रहा है। वो कड़वी हकीकत क्या है भला, कि टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर एक टाइम पे इंसान का अरूज है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका ज़वाल होगा। अगर एक टाइम पे इंसान का ज़वाल है तो एक टाइम अल्लाह ताला ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर लाते हैं जब उसका अरूज होता है, ठीक है। ही क्रिटिसाइजेज दोज पीपल हु बिकम प्राउड आफ्टर गेनिंग पावर। अब वो उन लोगों के ऊपर यहाँ पे बेसिकली तंज कर रहा है कि जो लोग मगरूर हो जाते हैं पावर्स को गेन कर लेने के बाद। मैन इज़ मॉर्टल एंड इट इज़ बिटर रियलिटी दैट एन इंडिविजुअल डज पास अवे। अब ये भी एक हकीकत है कि इंसान ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है। एंड विद हिम ऑल साइंस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एंड सुपीरियरिटी डिसअपियर। और उसके साथ उसकी सुपीरियरिटी के, उसकी बर्तरी के, उसकी एग्जिस्टेंस के सारे साइंस भी वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। There remains nothing but sand which stands for wastefulness and total destruction। पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता सिवाय मट्टी के।
अब मट्टी जो है वो यहाँ पर किस चीज़ का सिंबल है, वो वेस्टफुलनेस का सिंबल है, बेकार फजूल चीज़ का सिंबल है और टोटल डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जब इंसान जो है वो मट्टी में जाता है तो उसकी हड्डियाँ भी गल सड़ के एक दिन मट्टी हो जाती हैं, पीछे कुछ भी नहीं बचता। खाक के बने हुए इंसान खाक में जा मिले, ठीक है ना। तो ये वही वाली बात और वही वाला आइडिया और वही वाली फ़िलॉसफी जो है पोइट इस पोइम में हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं अपने 1 बाय 1 स्टैंजाज़ की। उससे पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जो कि ब्रोकन स्टैचू की है, जो कि उस डेजर्ट में पड़ा हुआ है। चलें अपने स्टैंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। द पोइट मेट अ ट्रैवलर, द ट्रैवलर बिलोंग्ड टू एन एंशियंट लैंड, ठीक है। एंशियंट लैंड का मतलब है कदीम सरजमीन। ही टोल्ड द पोइट दैट ही हैड सीन अ स्टैचू दैट वाज स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। अब जो मुसाफिर कदीम सरजमीन से आया है वो पोइट को बता रहा है कि उसने एक स्टैचू देखा है। अब उस स्टैचू की हालत क्या थी भला? इट कंसिस्टेड ऑफ 2 लेग्स विद नो ट्रंक, मतलब उसकी 2 टांगें तो थी लेकिन उसका ऊपर वाला धड़ नहीं था। इट्स हेड वॉज लेइंग इन द सैंड, और जो उसका सर था वो कहाँ पर पड़ा हुआ था? मट्टी के अंदर पड़ा हुआ था। इट ले हाफ बरीड हेयर, और वो आधा यानी कि मट्टी के अंदर दफन था और आधा बाहर था। इट लुक्ड एरोडेड, एरोडेड का मतलब होता है खस्ता हाली का शिकार हुआ हुआ। द ट्रैवलर कुड ऑल्सो सी द किंग्स एंग्री लुक्स। अब ट्रैवलर ये भी देख सकता था कि उस बादशाह के चेहरे के ऊपर जो एंग्री लुक्स थे, ठीक है, जो उसके गुस्से वाला जो उसका अंदाज था। द रियल मैसेज वॉज कन्वेड बाय द इम्प्रेशन कार्व्ड ऑन हिज फेस दैट वॉज अथॉरिटी एंड प्राइड। अब जो उसके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे, जो कंधा हुए थे, वो बेसिकली किस चीज़ का मैसेज कन्वे कर रहे हैं? अथॉरिटी का, प्राइड का, गरूर का, और अथॉरिटी मतलब जो उसके हाथ में इख्तियारात थे उसका। His face clearly reflected that he was a great ruler of his time। और उसका फेस बिल्कुल वजाहत कर रहा था इस बात की कि वो अपने वक्त का जो है एक अजीम, यानी यहाँ पर ग्रेट से मुराद वो वाला अजीम नहीं होगा जिसने अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए, मतलब कि एक बड़ा जो है वो रूलर था, हुक्मरान था। He did not give value to justice, his heart was devoid of love for humanity। नेक्स्ट लाइन में जो है ना उसने यही बात डिक्लेयर कर दी है कि वो जो है ना इंसाफ को वैल्यू नहीं देता था और उसके दिल में इंसानियत के लिए कोई जो है ना मोहब्बत नहीं थी। अब यहाँ पर एंटीक लैंड है, वो किसको सिंबलाइज कर रही है, किसकी तरफ इशारा कर रही है? इजिप्ट की तरफ, यानी कि मिस्र की तरफ। और स्टैचू किसका है? ओज़िमेंडिस का, इजिप्टियन फेरो रमेसेस II। अब अपने नेक्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है? द फेस ऑफ द स्टैचू वॉज वेयरिंग अ फायर्स फ्राउन, इट्स लिप्स लुक्ड रिंकल्ड। अब जो है ना स्टैचू के जो फीचर्स हैं वो बता रहा है। एज अ होल द फेस गेव एन एंग्री लुक, उसका जो चेहरा था उसके माथे के ऊपर एक गज़बनाक सी तेवरी चढ़ी हुई थी और उसके जो लिप्स थे वो शिकन ज़दा थे, और एज अ होल जो है उसका जो फेस है वो एक एंग्री लुक दे रहा था। इट रिवील्स द मर्सीलेस अथॉरिटी ऑफ द king. His face clearly reflected that he was a great ruler of his time. It showed that sculptor did understand well all the unkind feelings of the powerful king. अब पहले के जो बादशाह होते थे वो क्या कर लिया करते थे? पहले के जो बादशाह होते थे ना वो रियाया से अपनी बाकायदा जो है ना उनको जिस तरह उनका जो है ना वो बना दिया जाता था, स्टैचू बना दिया जाता था, और बाकायदा वो उसको कहाँ पर लगा दिया जाता था? एक चौराहे पर लगा दिया जाता था ताकि लोग आते जाते देखें कि ये यहाँ का बादशाह है और हमें जो है इसके सामने सर झुका के चलना है और हमें इसको ओबे करना है। तो अब वो जो स्कल्प्टर था वो उसने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर बादशाह का जो मुजस्मा साजी की है, मुजस्मा बनाया है कि उसकी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी उसने उसको समझ के इमिटेट किया, कॉपी किया। द आइडिया इज़ दैट डेड किंग्स फीलिंग वर स्टिल विजिबल ऑन हिज फेस। मतलब अब यहाँ पे जो पोइट है वो थोड़ा सा स्कल्प्टर की आर्ट की तरफ भी थोड़ा सा इशारा करता है कि देखें उसने कितनी क्रिएटिविटी के साथ उस चेहरे के ऊपर जो नक्श थे वो बनाए हैं कि वो अब तक विजिबल हैं। द लाइन्स दीज लाइन्स इंडिकेट सर्वाइवल ऑफ 3 थिंग्स। अब कौन कौन सी 3 थिंग्स हैं? द सर्वाइवल ऑफ सर्टन पैशंस ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू, द सर्वाइवल ऑफ हर्ट दैट फेड देम, और सर्वाइवल ऑफ स्कल्प्टर्स आर्ट। एक तो जो मुजस्मे साज का आर्ट था वो बाकी रहा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है यानी कि वो दिल, मतलब जिसमें वो फीलिंग्स थी, यानी कि जो बादशाह है ज़ाहिर है उसके दिल की फीलिंग्स उसके चेहरे पे आई हुई थी ना, तो वो बाकी रही। और द सर्वाइवल ऑफ सर्टन पैशंस ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू, और मतलब जो उसके एहसास थे, ख्यालात थे, वो उसके फेस के ऊपर विजिबल हैं, वो अब तक बाकी रहे, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। अब अपने नेक्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जो पहले 2 स्टैंजाज की हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन की है ना वो 4-4 का स्टैंजा था, ठीक है। 4 + 4 = 8। अब हम जो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आएंगे वो 3-3 का सेट होगा, 3 + 3 = 6।
एंड इन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज़ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। अब यहाँ पर जो है ना हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है जो कि उसके पेडिस्टल के ऊपर लिखी हुई है, इंस्क्राइब की हुई है। On the pedestal of that statue, the words were written, which shows that Ozymandias was a great king. Again मैं बताऊंगी यहाँ पर great को पॉजिटिव वर्ड्स में नहीं लिखना, यहाँ पर great का मतलब है कि उसके पास अथॉरिटी थी, ठीक है। It also shows that there was no equal to him. The king claimed to be the king of kings. अब वो यहाँ पर ज़ाहिर दावा कर रहा है कि वो बादशाहों का बादशाह है, ठीक है। और ये सारे का सारा खेल किस चीज़ का होता है? अथॉरिटी का होता है, पावर का होता है। अब इतना तो उसका भी हक बनता है। He had challenged all the great warriors not to try to be his equals. अब उसने अजीम जंगजुओं को भी चैलेंज कर दिया भाई कि उसके इक्वल आने की कोशिश ना करें, अदरवाइज दे वुड बी डिसअपॉइंटेड, वरना वो क्या हो जाएंगे? डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, क्योंकि उसके जैसे कारनामे तो कोई नहीं सर अंजाम दे सकता। अब इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि वो कोई वाकई कोई पहुंचा हुआ किंग था जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी। देयर इज़ आयरनी इन दीज लाइन्स। अब यहाँ पर ना हमें आयरनी मतलब कि तंज देखने को मिलता है। तंज कैसे? द किंग बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स। अब वो अपने कारनामों पे तो बड़े शेखियाँ बिगाड़ रहा है, लेकिन होता क्या है? बट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट नियर द स्टैचू। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके मरने के बाद उसका स्टैचू म्यूजियम में रखे जाने के बजाय किसी डेजर्ट में पड़ा हुआ रुल जाएगा, ठीक है। अपने ज़िंदा होते हुए तो बहुत वो बड़े बड़े दावे करता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। द किंग गॉट द स्टैचू बिल्ट एज अ मोनोमेंट। अब उसने अपना स्टैचू जो है एक मोनोमेंट के तौर पर, एक यादगार के तौर पर बनवाया था। लेकिन स्टैचू इटसेल्फ वाज वन ऑफ हिज अचीवमेंट्स वंस, बट नाउ इट स्टैंड्स ब्रोकन। लेकिन एक किसी टाइम पे वो अचीवमेंट ज़रूर था वो स्टैचू, लेकिन अब जो है वो टूट फूट का शिकार हुआ पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है, खस्ता हाल में पड़ा हुआ है। अब हम अपने स्टैंजा नंबर 4 जो कि इस पोइम का लास्ट और 4th स्टैंजा है, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इसमें पोइट क्या कह रहा है? नाउ द स्टैचू ऑफ द किंग इज स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्ट। अब स्टैचू जो है, किंग का जो स्टैचू है, जो मुजस्मा है, वो डेजर्ट में अलोन खड़ा हुआ है। नथिंग कैन बी सीन नियर इट, और उसके करीब कुछ भी नहीं देखा जा सकता। एवरीथिंग एल्स हैज़ वैनिश्ड, हर चीज़ सिवाय उस स्टैचू के वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। द बिग ब्रोकन स्टैचू इज़ फर्दर डिकेइंग, ओनली अ वास्ट डेजर्ट सराउंड्स द रिमेन्स ऑफ द स्टैचू। अब वो भी जो उसका स्टैचू भी जो बच गया है वो भी फर्दर जो है डिके हो रहा है, ठीक है, अपने गलने सड़ने के प्रोसेस की तरफ जा रही है। सिर्फ एक बड़ा सारा वास्ट जो है वो डेजर्ट है और वो स्टैचू के रिमेन्स यानी कि उसकी बाकियात पड़े हुए हैं। हिज ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द स्टैचू शोज दैट हिज अथॉरिटी विच नाउ हैज़ एंडेड इन स्मोक, कि अब उसकी जो अथॉरिटी थी, जो उसके इख्तियारात थे, वो धुआं बन गए हैं। इट इज़ लॉ ऑफ नेचर दैट पीपल रिमेंबर ओनली काइंड एंड मर्सीफुल रूलर्स। बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है। चाहे रूलर्स की बात हो, चाहे लोगों की बात हो, लोग हमेशा जो हैं अपने कारनामों की वजह से पहचाने जाते हैं। अगर वो बुरे होंगे तो उनके मरने के बाद कोई भी लोग जो हैं, कोई भी उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर वो काइंड होंगे, अगर वो जस्ट होंगे, तो लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ दैट मैन इज़ मॉर्टल, सो ही मस्ट अवॉइड यूजिंग क्रुएलिटी अगेंस्ट द पीपल। अब बेसिकली इस पोइम का पूरा मैसेज क्या था? इस पोइम का यही मैसेज था कि इंसान को एक ना एक दिन मर जाना है, ठीक है। तो दुनिया में वो जिस लिए आया है अपने अमाल नामों की तरफ गौर करे। ये नहीं कि लोगों के साथ यहाँ पे ज़्यादतियाँ करता रहे, ठीक है, और ये सोचे कि भी मैंने तो मरना ही नहीं है, मैंने तो हमेशा यहीं पे रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसका हाल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा कि ओzymandias के स्टैचू का था। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम विद एक्सप्लेनेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करती हूँ। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए होते हैं। मैं जो है ना पास्ट पेपर से ढूंढ के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ, इनको आप प्रिपेयर कर लिया करें। और वीडियो के लास्ट पर मैं हमेशा की तरह आप लोगों को कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें। और किसी भी हवाले से अगर आपको कोई अनक्लैरिटी होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन किया करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और फिर मैं उन लोगों से कहूँगी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नई पोइम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।